मोड ऑफ फाइनेंस क्या होता है जो एक कोई नए प्लेयर आते हैं मार्केट में? तो प्राइमरी सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, हमें सबसे पहले ये देखना है। जी सर मेनली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उसकी नॉलेज जो है मेनली हमको नहीं होती। 10 करोड़ वाली जो है ना स्कीम है सर, ये क्या है मोदी गवर्नमेंट का? कोलेटरल क्या देंगे, बिना किसी दूसरी सिक्योरिटी के दे देगा। EMI और फंडिंग में जो प्रॉब्लम आती है कंपनीज को, उसके बारे में कैसे आप डिटेल बताएंगे सर? डिफॉल्टर लिस्ट पे आ जाते हैं, उनको आगे कभी भी लाइफ में कोई भी लोन नहीं मिलता। फंडिंग किस प्रकार से, किस प्रोसेस में प्रोवाइड किया जाए कि जब वो आगे जाते हैं तब वो कुछ पैसा कम पड़ जाता है। जरूरी नहीं है कि उनके पास बहुत सारा कैपिटल हो, किस प्रोडक्ट में आगे उसका क्या फ्यूचर है। नमस्कार दोस्तों, भविष्य एडुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड। आज जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मिस्टर प्रभाकर जी हैं, जो कि फाइनेंस का बहुत ही अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं और एक्स बैंकर्स हैं। प्रभाकर जी, आज हम बताएंगे फाइनेंस के बारे में। सर प्लीज़। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रभाकर खरे है। मैं 37 साल मैंने इंडियन बैंक में मैंने जॉब किया हुआ है और अभी मैं भारत MSME सॉल्यूशन में एज ए सीनियर एडवाइज़र काम कर रहा हूँ। सर आज जो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, जो फाइनेंस का मोड ऑफ फाइनेंस क्या होता है जो एक कोई नए प्लेयर आते हैं मार्केट में? तो देखिए, कोई भी काम करना है या कोई भी स्टार्ट करना है, आपके पास कितनी भी नॉलेज है या आपके पास कितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले जो प्राइमरी सबसे बड़ी चीज़ है पैसा, जी जिसको हम फाइनेंस कहते हैं। जी जी तो तो फाइनेंस के लिए हमारे पास में क्या सोर्स हो सकते हैं, हमको कैसे पैसा कहाँ से आएगा, हमें सबसे पहले ये देखना है। जी और जब पैसे फाइनेंस के लिए जो है बेसिकली दो रास्ते हैं। एक तो मेरे पास अपना ओन फंड, एक दूसरा कहीं और से हम फंड को अरेंज करें। जी तो फंड अरेंज करने में या मेजर चीज़ जो है, जो हमारा अपना ओन फंड है वो हम लगा देंगे, और बाकी जो है फंड जो जिसको हम डेट बोलते हैं या दूसरा से लेना है, उसमें मेनली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ से हम जी बैंक या लोन हमको वहाँ से अरेंज होता है। जी तो उसके लिए हमें बैंक को अप्रोच करना पड़ता है, और बैंक को अप्रोच करने के लिए जो बैंक को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो पेपर्स चाहिए, वो हमको एक सीरीज में एक जो जो उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सबमिट करने होते हैं। जी लेकिन उसकी नॉलेज जो है मेनली हमको नहीं होती, और उसकी वजह से जो है जो इंडस्ट्री जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो कर रहे हैं अपनी फील्ड में तो बहुत एक्सपर्ट है, जी लेकिन फाइनेंस की फील्ड में फाइनेंशियल पेपर के बारे में उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। जी तो हम भारत MSME फाइनेंस सॉल्यूशंस में हम यही है कि हम उनको एक्चुअली ये नॉलेज देते हैं जी। कि उनको पेपर किस तरह से अरेंज करने हैं, जैसे कि जो बैंक में सबमिट करें और उनको फाइनेंस मिलने में जी। कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा, जो ये 10 करोड़ वाली जो है ना स्कीम है सर, ये क्या है मोदी गवर्नमेंट का? देखिए, ये स्कीम ऐसा है कि जो जिसको किसी को लोन चाहिए, नॉर्मली जब हम बैंक में जाते हैं कभी भी कोई भी लोन लेने के लिए, जी तो जैसे हमको कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई बिजनेस के लिए लोन चाहिए, जी तो बैंक हमेशा ये बोलेगा कि भाई आप कोलेटरल क्या देंगे। कोलेटरल माने एडिशनल सिक्योरिटी, जी जो हम सामान खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं वो उसके अलावा और आप क्या देंगे। जैसे कोई प्रॉपर्टी दे देता है या कोई फिक्स डिपॉजिट दे देता है, या जिसके पास जो भी LIC पॉलिसी दे देते हैं, इसको कोलेटरल सिक्योरिटी मानते हैं। जी लेकिन इसमें जो मोदी की जो स्कीम है, इसमें क्या है कि ये कोलेटरल फ्री है। इसमें सिर्फ जो आपको प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग में या जो आपको पैसा लगाना है, वो आपको बैंक बिना किसी दूसरी सिक्योरिटी के दे देगा। जी और बैंक को ये कंफर्ट है कि क्योंकि नॉर्मली बैंक ऐसा लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि भाई अगर रिकवरी नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बिल्कुल सही। उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है, उन्होंने CGT SME स्कीम दे रखी है, जिसमें लोन जो है, लोन का इंश्योरेंस हो रखा है। अगर कल को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो बैंक को पैसा इंश्योरेंस से मिल जाता है। सर मेरा तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि जो EMI और फंडिंग में जो प्रॉब्लम आती है कंपनीज को, उसके बारे में कैसे आप डिटेल बताएंगे सर? हाँ, ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि बैंक में भी आप देखेंगे मेजर एक पोर्शन बहुत बड़ा एक NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएट तभी होता है जब कोई पार्टी अपना EMI, इंटरेस्ट या
इंस्टॉलमेंट जो है 3 महीने तक सर्विस नहीं कर 90 दिन तक अगर वो सर्विस नहीं करता है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, जिससे इनकम जनरेशन बंद हो जाती है और ऐसे लोग फिर डिफॉल्टर लिस्ट पे आ जाते हैं, उनको आगे कभी भी लाइफ में कोई भी लोन नहीं मिलता। अच्छा सर। तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर ले, समझ ले, बैंक भी समझ ले और पार्टी भी समझ ले कि भाई अगर मान लीजिए आज हम कोई नहीं दे पा रहे हैं या एक इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए और हमें उम्मीद है कि हम अगले महीने नहीं दे पाएंगे, या बैंक समझता है कि ये अभी एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, दूसरी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए एक स्कीम है, रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है। रीस्ट्रक्चरिंग में जो भी उसकी इरेगुलरिटी है या जो भी पोर्शन वो नहीं दे पाया उसको हम अलग कर देते हैं और उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट आज की रिक्वायरमेंट है उसको अलग कर लेते हैं। जो ऐसी रिक्वायरमेंट है जो उसकी काम चलाने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए हमको, तो बैंक उसको दे देगा। और बाकी जो ऐसा पोर्शन जो कि उसका ओवरड्यू हो गया है और वो नहीं दे पा रहा है, उसको एक अलग लोन बना देते हैं, टर्म लोन बना देते हैं, जिसको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन कहते हैं। वो फिर धीरे धीरे पार्टी अपने इंस्टॉलमेंट में देता रहता है। इस तरह से वो अकाउंट जो है रेगुलर हो जाता है। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऐसा मैकेनिज्म है जिससे जो है हमारे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बहुत हेल्प। सर मेरा जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो कोई नई कंपनी आ रही है उसको जो है ना फंडिंग किस प्रकार से, किस प्रोसेस में प्रोवाइड किया जाए? देखिए, जो नई कंपनी आती है उसको सबसे पहली चीज़ ये कि वो अपना एक प्रोजेक्ट बना के लाती है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा और इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे ये इतना ज़मीन चाहिए, क्योंकि कई प्रोजेक्ट में बहुत सारा ज़मीन चाहिए, कई प्रोजेक्ट में बहुत सारी मशीन चाहिए, किसी में बड़ी मशीन चाहिए, किसी में छोटी मशीन चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट बनाता है भाई कि मेरा लैंड एंड बिल्डिंग में मुझे इतना पैसा चाहिए और प्लांट एंड मशीनरी में मुझे इतना चाहिए और बाकी और अदर खर्चे के लिए मुझे इतना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाता है और उसमें ये पूरा आगे तक का एक प्रोजेक्शन भी बना लेता है कि भाई अगले सालों में मैं इस तरीके से ये सामान बेच के इस तरीके से जो मेरी इनकम आएगी उससे मैं ये लोन दे दूंगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है वो थोड़ा अनसाइंटिफिकली लोग वैसे शुरू में बना देते हैं, आज ये प्लांट एंड मशीनरी तो ठीक है इतने की है, कंस्ट्रक्शन में हाँ इतना लग जाएगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब वो आगे जाते हैं तब वो कुछ पैसा कम पड़ जाता है। बैंक जो है, बैंक को प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो फंडिंग में उनको दिक्कत होती है जी। अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट वो नहीं सर्विस कर पा रहा है क्योंकि उसको पैसा अपने प्रोजेक्ट में लगाना पड़ता है। तो इसलिए एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना जो है वो सबसे ज़रूरी है। अच्छी फिजिबल साइंटिफिक वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने भारत एमएसएमई सॉल्यूशन में इसका पूरा प्रोविजन, क्योंकि ये जो फर्म जो है ये जो प्रमोट की है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रमोट की है और उन्होंने सबसे पहला यही रखा है कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बना के देंगे वो फिजिबल होगी, साइंटिफिक होगी, प्रोडक्ट वाइज होगी और उसको हम ऐसा बनाएंगे जिससे अभी से लेकर के और यूनिट के स्टार्ट होने तक कोई भी प्रॉब्लम है। सर लास्ट में आप हमें ये बताएं कि जो हमारे यूथ हैं उनको इन बातों का कैसे ध्यान रखना चाहिए, नए कंपनी में एंटर करने के लिए फाइनेंस किस तरीके से उनका एक अच्छा रोल आएगा? जो हमारा यूथ है, यूथ आएंगे वो एंटर करते हैं जब हमारे इसमें कंपनीज में। देखिए, यूथ के लिए बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम गवर्नमेंट ला रही है और वो बड़ी ही अच्छी स्कीम है और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास बहुत सारा कैपिटल हो, क्योंकि उनको कई चीज़ें अवेलेबल हैं। उनको सब्सिडी भी मिल जाती है, उनको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है और उनको जो है आगे प्रोडक्ट के लिए भी जो है प्रोडक्ट भी वो चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी असिस्टेंस है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को वो ध्यान से समझें और जैसे हम भारत एमएसएमई सॉल्यूशन में हम हर एक को इस बात की नॉलेज देते हैं कि भाई किस प्रोडक्ट में आगे उसका क्या फ्यूचर है। एक हम साइंटिफिक डेटा तैयार करते हैं कि भाई किस प्रोडक्ट में आगे जाके क्या बेनिफिट है और किस प्रोडक्ट में आगे जाके फर्दर बहुत अच्छा स्कोप है। उस तरीके की गाइडेंस हम भारत एमएसएमई से वो यूथ भी उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा जो है ना आज हमें ज्ञान दिया है। हमारे साथ साथ जो हमारी ऑडियंस है उन सबको जो है ना उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ जो है ना सर से सीखा होगा। प्रभाकर खरे जी जो हमारे एक्स बैंकर्स हैं और आज के डेट में जो है ना इतनी अच्छी और फाइनेंस का ज्ञान रखते हैं और आप लोगों ने भी ज़रूर सीखा होगा आज के हमारे पॉडकास्ट से। सो आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।